तो को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 9 जून यानी जिस दिन हम भारत और पाकिस्तान के मैच को अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पे एक खबर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग न्यूज़ चैनल पे बड़ी तेज़ी के साथ हम लोगों तक पहुंचती है। अच्छा, इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो इस खबर को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, परेशान होते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि इग्नोर कर दिया जाता है। खबर थी कि जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने एक बस के ऊपर हमला किया। उस बस में तमाम श्रद्धालु बैठे हुए थे जो वैष्णो देवी और सिघोड़ी जाके दर्शन करने गए थे और उस बस से लौट रहे थे। उसके बाद तमाम चीज़ें हुई। कुछ लोगों ने पोस्ट किया, कुछ लोगों ने पोस्ट नहीं किया, कुछ लोगों ने अलग अलग कैंपेनिंग की। उसी के बाद से 2-3 सवाल निकल के सामने आए कि ऐसा क्या हो गया है कि हर बार हमें लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल है, कश्मीर की जो घाटी है, जम्मू की जो घाटी है, एकदम शांत है, तभी अचानक से एक हमला हो जाता है। हमले में कई लोगों की मौत होती है, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कुछ दिन तक हम लोग उस घटना के बारे में सवाल पूछते हैं, फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं, फिर होता है, फिर सेना अपना काम करती है। और इस बार तो सेना ने पूरी तरह से कह दिया था कि जिस जगह ये हमला हुआ वो जगह हमारे पूरे कंट्रोल में, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। फिर ये हमला कैसे हुआ और यहाँ पे इस हमले को लेके कई लोगों की क्या मानसिकताएं हैं, इन तमाम चीज़ों की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कायदे से अगर देखें तो लगभग 1 महीने पहले होती है। 1 महीने पहले दिल्ली, नोएडा, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से जो माता जी के भक्त थे उन्होंने प्लान बनाया कि चलो अब दर्शन करने चलते हैं। उसके बाद ये हुआ कि अब गर्मी का मौसम है, तो जब गर्मी ज़्यादा हो उस टाइम चले तो शायद अच्छा भी लगेगा, एक बढ़िया टूर भी हो जाएगा, और वहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी कम रहेगी तो आसानी रहेगी दर्शन करने में भी। तो इसी के साथ दिल्ली, नोएडा, बनारस, मेरठ, गोरखपुर समेत अलग अलग जगहों से लोग ट्रेन टिकट करवाते हैं और टिकट करवाने के बाद चल पड़ते हैं माता जी के दर्शन के लिए। उसके बाद ये लोग फाइनली पहुंचते हैं जम्मू। जम्मू से पहुंचते हैं फिर कटरा। अब कटरा में इनको अपनी ट्रेन को छोड़ना है। इन्होंने अपनी ट्रेन को छोड़ा। छोड़ने के बाद ये वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद इनको सिवखोड़ी जाना था, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो भैरव बाबा जो हैं और सिवखोड़ी, यहाँ पे आपको दर्शन करना चाहिए। तो चूंकि अब वहाँ पे ट्रेन या फिर कोई और चीज़ें नहीं जा सकती और पहाड़ी रास्ता है, सबके पास इतने पैसे नहीं कि हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर सके, तो फिर एक बस ये लोग बुक करते हैं। आमतौर पे तमाम लोग यही करते हैं। तो वहाँ पे एक एजेंसी है, अरुण टूर एंड ट्रेवल। अरुण टूर एंड ट्रेवल कंपनी का जो काम है वो बस किराए पे देती है श्रद्धालुओं को, खासकर कि आप जाइए और दर्शन करवा के एक एक जगह जहाँ भी दर्शन किया जाता हो उन तमाम जगहों पे आप जाइए, दर्शन करिए, और ड्राइवर रहेगा, साथ ही कंडक्टर रहेगा, तो गाइड वाइड भी कर देगा। जैसे ये बाण गंगा है, यहाँ माता रानी ने अपने बाल धुले थे, यहाँ माता रानी पलट के देखी थी, या फिर यहाँ हनुमान जी थे जो रक्षा कर रहे थे उस गुफा की, ये तमाम चीज़ें। तो अरुण टूर एंड ट्रेवल से एक बस फाइनली ये तमाम लोग बुक करते हैं। और अब तक ये लोग अलग अलग सफ़र, अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन अब इस बस में ये तमाम लोग अब बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अब आपस में, चूँकि माता रानी का जयकारा वयकारा लगाते हुए जाना है, तो आपस में सब लोग एक प्रेम सौहार्द की भावना के साथ घुलते मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जाते हैं। सिखोड़ी पहुंचते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद वापस लौटते हैं। अब वापस लौटते टाइम सिखोड़ी से अगर आप चलेंगे तो बीच में जगह पड़ती है रियासी, और रियासी से 25 किलोमीटर की दूरी पे है कटरा। यानी 25 किलोमीटर और ये सफ़र कर लेते तो फिर ये कटरा पहुंच जाते, वहाँ से फिर स्टेशन जाते और स्टेशन से ये अपने अपने ट्रेन को पकड़ते और अपने अपने घर पे आ जाते। जैसे ही ये रियासी पहुंचते हैं 9 जून को शाम को लगभग 5 से 6 बजे की बात है, अचानक से जो बस का ड्राइवर है वो देखता है कि सामने एक शख्स खड़ा हुआ है। सुनसान रास्ता, घाटी का इलाका, खाई अगल बगल। अब ये चीज़ जब वो देखता है उसे बड़ा अजीब लगता है। उसने एक बार हॉर्न बजाया। जब उसने हॉर्न बजाया तो फिर उस आदमी ने इशारा किया कि बस रोक दो और जितने लोग हैं उनको उतार दो, नहीं तो मार दिया जाएगा।
अब ये चीज़ जब वो ड्राइवर देखता है वो समझ जाता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, या तो ये बंधक बनाएंगे या तो ये मास किलिंग करेंगे। उसने बस को और तेज़ी से चलाया, बस को और तेज़ी से चलाया। उधर जो शख्स खड़ा था उसे भी पता चल गया कि अब ये बस नहीं रोकेगा। तब उसने फाइनली अपनी गन निकाली, और गन कोई पिस्टल या रिवॉल्वर नहीं थी, AK-47 और ऐसे आधुनिक हथियार जो लोहे को भी भेद दे। उस बंदूक से उसने फायरिंग किया। पहली फायरिंग की उसने ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर को गोली लग गई, चूँकि उसका टारगेट था कि अगर टारगेट जो ड्राइवर है उसको रोक दिया जाएगा तो फिर बाकी लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। गोली ड्राइवर को लगी। अब जैसे गोली लगी, वो भी AK-47 की, ड्राइवर एकदम डिसबैलेंस। कंडक्टर ने संभालने की कोशिश की, क्योंकि बगल ही बैठा था। दूसरी गोली उसको मार दी गई। अब ये दोनों गोली उसको मार दी गई, एक गोली ड्राइवर को, दूसरी कंडक्टर को। बस लहरा रही, आउट ऑफ कंट्रोल। फिर भी उन्हें लगा कि ये कुछ और करते हैं। उसके बाद उन्होंने टायर पे गोली मारी। अब ड्राइवर भी मरे नहीं थे और कंडक्टर भी अभी जिंदा थे, तो इन्होंने बस संभालने की कोशिश तो की, लेकिन चूंकि जब टायर पे गोली लग गई तो लगने के बाद अब क्या ही किया जाए। बस जो है लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे आती है, उसके बाद खाई में गिर जाती है। और इसी दौरान जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो अगल बगल से तमाम लोग जो भी उस आतंकवादी संगठन के हिस्से में थे, उन तमाम लोगों ने अपने अपने फायर खोले। यानी एक बंदा सामने से कर रहा था, अगल बगल से, पीछे से। बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर जाती है। उसके बाद ये लोग अब ऊपर से फायरिंग करना शुरू करते हैं। अब अंदर किसी को गोली लग रही, कोई गिरने से घायल है तो वो चिल्ला रहा। ऊपर से फायर लगभग 5 मिनट तक करते हैं, यानी आप ध्यान से समझिए तो सैकड़ों राउंड गोली। उसके बाद इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, हम नीचे चलते हैं, यहाँ से भी चेक कर लें। इसके बाद ये तमाम लोग नीचे आती है, तमाम आतंकवादी। नीचे आने के बाद अब पहले तो चूँकि घाटी से गिरा था तो इतना सही नहीं था नीचे उतरना, फिर भी जहाँ जहाँ उनके पाँव जमे वहाँ वहाँ से इन्होंने फायर करना शुरू किया। अंदर गोलियाँ लग रही हैं। ड्राइवर को कनपट्टी पे गोली लगी, कंडक्टर को भी लगी। आसपास और लोग थे, किसी के कंधे पे लगी, किसी के पीठ में लगी, किसी के हाथ पे लगी, किसी के सीने में लगी। लोग दर्द से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और जब जब चीखें उठती, जब जब लोग चिल्लाते, ये लोग और फायर करते। लगभग 5 मिनट तक जब और फायरिंग हुई तो फिर इन लोगों को समझ में आ गया, जो बस में बेचारे बैठे थे, लगभग 50+ लोग थे, इन्हें समझ में आ गया कि जब तक हम चीखेंगे ये लोग चिल्लाएंगे। चूँकि ये लोग भी अब जान चुके थे कि जानलेवा हमला हुआ है। इन्होंने चीखना बंद किया। अब चीखना बंद किया तो फायरिंग बंद हुई। अब जब फायरिंग बंद हुई तो 1-2 मिनट तक इन्हें लगा कि चलो वो लोग जा चुके हैं। जैसे ही निकलने की कोशिश की, फिर से फायरिंग कर दी गई। लगभग 15 मिनट तक यही काम हुआ। 5 मिनट फायरिंग हो, उसके बाद फिर रोका जाए फायरिंग, फिर 1 मिनट वेट करें, जैसे कोई मूवमेंट हो फिर से फायरिंग करें। जब 15 मिनट तक वो जितने भी लोग थे, जब उन्हें श्योर हो गया कि अब चलो कोई बचा नहीं होगा, सब मर गए, तब वो लोग जाते हैं। इधर अंदर किसी को गोली लगी है, कोई एक्सीडेंट में इंजर्ड है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। तो फिर अब ये लोग सोचते हैं कि क्या करें, कहाँ फंस गए, हम तो दर्शन करने आए थे। इसी बीच 3 लोग उस बस में मौजूद थे। एक का नाम था बंटी, एक का नाम था मीरा और एक लक्ष्मी। ये टोटल 3 लोग, और पूरी कहानी हम आपको इन्हीं की जुबानी बताएंगे। बंटी जब ये चीज़ देखता है, चूँकि बंटी को गोली नहीं लगी थी, तो बंटी फिर पहले तो SOS डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ नेटवर्क था ही नहीं, तो SOS नहीं लगता, यानी इमरजेंसी कॉलिंग। उसके बाद उसने 112 नंबर पर फ़ोन किया। अब 112 नंबर पे जब फ़ोन किया और सामने से कंट्रोल रूम में फ़ोन गया, तब बंटी ने बताया कि हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हमला हो गया। अब कंट्रोल रूम ने जब ये बात सुनी तो वो तो सन कि ये क्या। फ़ौरन वहाँ से कहा जाता है कि आप लोग घबराइए मत, हम मदद करने पहुँच रहे हैं। इसके बाद बंटी बाहर निकलता है, मीरा को बाहर खींचता है, लक्ष्मी को बाहर खींचता है। उसके बाद बाहर जाके शोर मचाता है। आसपास के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जब शोर सुना, वो लोग भी बेचारे भागे भागे आए। इतनी देर में आधा घंटा लगभग गुजर चुका था, पुलिस वाले भी आए। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जितने लोग बस में फंसे थे उनको बाहर निकाला गया, और जब बाहर निकाला गया तो तब तक 9 लोगों की डेथ हो चुकी थी, और उन 9 लोगों में एक 2 साल का बच्चा था, जिसकी तस्वीर आप सोशल मीडिया पे खूब देख रहे होंगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब 9 लोगों की डेथ हो गई। लगभग 33 से 40 लोग ऐसे थे, कहीं कहीं 41 कहा जा रहा, जो इंजर्ड थे। उनको आनन फानन में जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में लेके जाया गया अलग अलग,
उनको एडमिट किया गया। उसके बाद अब पहले तो इनका इलाज, फिर ये सवाल कि लोग कहाँ से हैं, इनके घर वालों को सूचना दी जाए। इधर घर वाले खुश कि हमारे घर के चाहे चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा दर्शन करने गए माता जी के यहाँ से प्रसाद लाएंगे। अब इधर एक एक करके उनके मरने या घायल होने की खबर घर पहुँचती है। जब खबर पहुँची तो फिर हड़कंप मचा। ये तमाम चीज़ें चलती रही, लगभग एक दिन गुजर गया। अगले दिन अब मीडिया ये तमाम लोग जब सवाल उठाने लगे तो ये तो रहा वो पहलू जो कुछ हुआ, लेकिन आखिर ये हमला कैसे हुआ और सरकार क्या कर रही और प्रशासन क्या कर रहा, ये 3 सवाल। तो वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, अगले दिन वो घायलों को देखने पहुँचते हैं। जितने लोगों की डेथ हुई थी इस हमले में, उनको 1 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिया जाना उन्होंने अनाउंस किया, और साथ ही 50,000 रुपये घायलों के लिए। इसके बाद अब फिर सवाल किया कि ये हमला हुआ कैसे, और क्या ये तमाम चीज़ें इतनी आसान थी या फिर उसमें कुछ और बात है। तो अब यहाँ से मेन टेक्निकल कहानी को सुनते हैं। जब ये हमला हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एनआईए, इन चारों एजेंसीज ने आपस में मिलकर अब एक ऑपरेशन शुरू किया है। और ऑपरेशन शुरू करने के बाद इन्होंने कुछ कुछ कंक्लूज़न दिए हैं। पहला कंक्लूज़न कि ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का हाथ है एज यूजुअल, और इस पूरे हमले में जितने मिलिटेंट थे या फिर जितने आतंकवादी थे, जितने टेररिस्ट थे, ये तमाम लोग हाईली ट्रेंड थे, और इनकी ट्रेनिंग में एक पाकिस्तान का रिटायर्ड कमांडो भी शामिल है, जिसको फौजी कहा जा रहा है वहाँ की लोकल बोलचाल की भाषा में। एक रिटायर्ड कमांडो पाकिस्तान का इस पूरे मिशन में शामिल था। जो अभी तक फुटप्रिंट मिले हैं उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया गया कि 3 लोग थे, लेकिन जिस हिसाब से फायरिंग हुई हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 3 से ज़्यादा लोग थे। और साथ ही इन लोगों का जो अड्डा बना है, क्योंकि ये कई बार एक सवाल भी उठा, जिस जगह पे हमला हुआ है ये जगह भी अपने आप में बेहद अजीब है। कटरा से अगर आप 25 किलोमीटर आगे जाते हैं तो रियासी पड़ता है जहाँ पे हमला हुआ। रियासी, चूँकि रियासी के बारे में सेना ने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये एरिया जो है डोमिनेशन में आ चुका है। अब डोमिनेशन का मतलब ये हुआ कि सेना के कंट्रोल में, और यहाँ पे सेना ने अपनी पूरी तरह पकड़ बना ली है। तो अगर सेना ने पूरी तरह पकड़ बना ली है तो फिर ये हमला कैसे हुआ, ये एक सवाल था। तो इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा सा आपको वहाँ की जियोग्राफी समझा देते हैं। दरअसल जब ये हमला हुआ, जिस जगह पे इस टाइम ये लोग एक्टिव है, अगर उसके बारे में आप मोटा मोटी समझें तो कटरा से 25 किलोमीटर ऊपर जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको रियासी मिलेगा। रियासी से 122 किलोमीटर और ऊपर आप जाएंगे तब वहाँ पे आपको राजौरी मिलेगा, और राजौरी से और 84 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो पुंज मिलेगा। और इस टाइम इस तरह के जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, क्योंकि जब से घाटी में सेना ने सफाई अभियान चालू किया तो ये तमाम आतंकवादी जो थे ये घाटी को छोड़ चुके हैं, और इस टाइम इन तमाम आतंकवादियों का जो एक तरह से शरणागर्थी बनी हुई है वो राजौरी और पुंज यानी 84 किलोमीटर के इलाके में एक जगह पड़ती है जिसे कहा जाता है पीर पांजाल रेंज। इसी पीर पांजाल रेंज के पास घने घने जंगल है, जो तीखी चढ़ाई होती है वो है, तो वहाँ पे ये लोग आसानी से छुपे हुए हैं। और इस पीर पांजाल रेंज की एक खासियत ये भी है कि एक साइड तो ये राजौरी और पुंज, जो कि यहाँ पे एक हाईवे है NH 144 नेशनल हाईवे 144, दूसरी साइड LOC है, और लगभग 122 किलोमीटर जो LOC है यानी पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, एक तरह से कहें लाइन ऑफ कंट्रोल, वो LOC टच करता है। तो उस साइड से जो हथियार होते हैं ये तमाम चीज़ें ईजिली पहुँच जाती हैं। पहुँचने के बाद पीर पांजाल रेंज जो है वो सेना के कंट्रोल में भी पूरी तरह से आया नहीं है, तो वहाँ पे जो आतंकवादी हैं बाकायदा इत्मीनान से रह रहे हैं, वहाँ उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और वहीं से फिर ये लोग हमला कर रहे हैं। 2019 में जब 370 को हटाया गया तो फिर ये कहा गया कि अब हमले नहीं होंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें जहाँ ये रियासी है, रियासी से राजौरी और पुंज, यहाँ पे अगर हमले की बात करें तो 2021 से लेकर 2024 तक टोटल 10 अटैक हुए। 10 अटैक में टोटल 45 से ज़्यादा सेना यानी आर्मी, लोकल और ऐसे टूरिस्ट की मौत हो चुकी है। अकेले साल 2022 में आखिरी हमला उसे कहा जाता है,
उसी के बाद से सेना ने कहा कि हमने रियासी और इन बाकी इलाकों को कंट्रोल में कर लिया। 2022 के मई महीने में इसी रियासी में ऐसे ही वैष्णो देवी में एक बस जा रही थी। उस बस के ऊपर इन आतंकवादियों ने बम से हमला किया और 2022 के मई में 4 लोगों की डेथ हुई थी। सेम तरीके से हुआ था, सेम तमाम चीज़ें हुई थी, सेम जांच पड़ताल हुई और उसके बाद सेना ने डिक्लेयर किया था कि हमने रियासी में अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद तब से कोई हमला नहीं हुआ था। 2 साल से पूरा ये रियासी इलाका शांत था, पीसफुल था। 2 साल बाद अब किस प्लान के तहत कैसे हुआ, ये जांच पड़ताल होगी। इन लोगों को मदद कौन कर रहा है, क्या कोई लोकल का भी शामिल है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई विदेश से आके या फिर बॉर्डर पार करके हमारे यहाँ इस तरह से काम नहीं कर सकता जब तक कि उसे कोई लोकल सपोर्ट ना मिले। वहाँ के कुछ लोकल लोग हो सकते हैं, लोकल पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर कोई और। तो 2 सालों तक कोई हमला नहीं हुआ। 2021 से लेकर 2024 तक अगर जोड़े तो 10 हमले हो चुके हैं, 45 लोगों की डेथ हो गई है। और इससे पहले जो आखिरी हमला हुआ था वो मई साल 2022 में हुआ था बम से। और इस बम के हमले में ये कहा गया कि 4 लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ तक थी पूरी कहानी इस हमले की और किस तरह से सारी चीज़ें हुई। और फिर एक सवाल उठता है कि आखिर हमारी सरकार कर क्या रही। हर बार हमला होता है, हर बार हम एक उम्मीद लगाते हैं कि इस बार मामला साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती हमारी है कि 7 समुंदर पार जब कहीं कुछ होता है तो हम उसके लिए भर भर के पोस्ट करते हैं। राफा में हुआ, हालांकि राफा में जो हुआ कोई सही नहीं था, लेकिन उसके लिए हमारे बॉलीवुड की आंखों में इस कदर आंसू था कि शायद सगे बच्चे के लिए ना निकले। लेकिन यही 2 साल का बच्चा यहाँ पे इस तरह से सफ़ेद कफन में लेटा था, तस्वीरें मैंने खुद देखी। उसको लेके किसी बॉलीवुड या फिर कोई सेलिब्रिटी, कोई खिलाड़ी, किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। लेकिन राफा, जहाँ की भाषा हम नहीं जानते, जहाँ की बोली हम नहीं जानते, जहाँ की सिविलाइजेशन हमारी नहीं है, उसको लेके वरुण धवन से लेके सोनम कपूर, इधर रोहित शर्मा की वाइफ, इधर बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इन तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे। सब लोग अमन शांति चाहते थे। लेकिन इधर जब रियासी इलाके में ये तमाम चीज़ें हुई तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ फिर सिंपैथी नहीं मिलेगी, वोट बैंक नहीं होगा, लोग नेक दिल नहीं समझेंगे। यहाँ तो फिर ये कहा जाएगा कि आप धर्मवाद करते हैं। तो ये सब दोगलापनी है। खैर, ये थी पूरे हमले की कहानी, किस हिसाब से चीज़ें हैं, क्या क्या अभी सबूत मिले हैं, कहाँ ये लोग एक्टिव हैं, तमाम चीज़ें बता दी आपको। अब जैसे आगे कुछ होता है वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप फॉलो करके रखिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।